वेलकम स्टूडेंट्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक और सेशन में आपका स्वागत है। विश्व का महाद्वीपीय भूगोल हम लोग सेशन लेके चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछला पार्ट 5 कंप्लीट कर लिया था। और आज हमारा पार्ट 6 रहेगा। तो आज ये हमारा विश्व का महाद्वीपीय भूगोल संबंधी समस्त क्वेश्चन को आज हम लोग एमसीक्यू के जरिए समस्त चर्चा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से आपके सामने मैप आता रहेगा और मैप के थ्रू ही हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। ठीक है, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 101 है और क्वेश्चन है एशियाई और यूरोपीय तुर्की को पृथक करने वाला सागर कौन सा है। जैसे आप जानते हैं जो तुर्की देश है वो दो पार्टों में है, ठीक है। तो एक तुर्की को बोला जाता है थेरेस, ऊपर वाले पार्ट थेरेस बोला जाता है और नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है अनातोलिया, ठीक है। तो दो पार्ट में पृथक है। तो एशियाई तुर्की और यूरोपीय तुर्की को पृथक करने वाला कौन सा सागर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों को कौन सा सागर अलग करता है, ठीक है। तो जनरली ये जो सागर करता है ये तो है मरमरा सागर, लेकिन हम मैप पे इसके लोकेशन देखते हैं और कौन सी जलसंधि किस सागर से कनेक्ट करती है। इसी के आसपास आपको 3 सागर मिलेंगे, काला सागर भी मिलेगा, मरमरा सागर भी मिलेगा, एजियन सागर मिलेगा। इन तीनों के बीच में कुछ संधियां हैं, उन संधियों को हम देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम सीधे चलते हैं मैप पर। ठीक है, अब हम मैप पर आ गए हैं। तो अब जैसे अफ्रीका के ऊपर जो तुर्की स्थित है, मैं इसको लेके चलता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, ओके। और इसको लेके चलते हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, ओके। अब देखिए ये आपको तुर्की दिखाई दे रहा होगा, ये तुर्की दिखाई दे रहा है और तुर्की का यहाँ पर ऊपरा क्षेत्र भी, ऊपरी क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा ये वाला। तो ये तुर्की का ऊपरी क्षेत्र है, इसे बोलते हैं थेरेस और नीचे वाले क्षेत्र को बोलते हैं अनातोलिया, ठीक हो गया। तो अब क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ आपको और दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आपको 3 सागर देखने हैं, 3 सागर देखने हैं, दो बेसिकली आप देखिए। एक होगा यहाँ पे काला सागर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक छोटा सा सागर दिख रहा होगा, छोटा सा सागर, ये है मरमरा सागर। छोटा वाला सागर कौन सा, मरमरा सागर। और अब जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ इस सागर को, ये बोलते हैं एजियन सागर। अब ये तीनों के बीच में कुछ ना कुछ कहानी है, ठीक है। अब पहला जो मैंने आपको बोला बीच वाला, तो ये वाला जो है ये मरमरा सागर है। तो अब देखिए इसमें जो एशियाई तुर्की और यूरोपीय तुर्की को सागर को अलग करने वाला कौन सा सागर है, ये तो मरमरा सागर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने वाली बात है कि ये मरमरा सागर और काला सागर, इनके बीच एक जलसंधि है। मरमरा सागर और काला सागर के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है वास्पोरस जलसंधि। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है वास्पोरस जलसंधि, ठीक हो गया, ओके। ये तो आपको निकल गया। इसी प्रकार यहाँ पर मैंने बताया एजियन सागर है, एजियन सागर है। और एजियन सागर और मरमरा सागर के बीच में कोई जलसंधि होगी, तो ये जो जलसंधि है इस जलसंधि को हम बोलते हैं डार्डन लीज जलसंधि, डार्डन लीज जलसंधि, ठीक है। डार्डन लीज जलसंधि। तो आप ध्यान करके चलना है। पहली चीज, यूरोपीय तुर्की और एशियन तुर्की कौन अलग करता है, मरमरा सागर अलग करता है। मरमरा सागर और काला सागर कौन सी जलसंधि जोड़ती है, वास्पोरस जलसंधि, ओके। एजियन सागर और मरमरा सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है, डार्डन लीज जलसंधि, ठीक हो गया। फिर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजियन सागर, ठीक है, एजियन सागर और काला सागर को कौन सा सागर जोड़ता है, तो ऑब्वियसली मरमरा सागर। तो यहां पर आपको अच्छे से देख के चलना होगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में काफी सारा समय लिया है, ठीक है। तो यहां से हमारा आंसर आ गया मरमरा सागर, क्लियर हो गया, ओके। अब देखिए बिल्कुल मिलता जुलता वही क्वेश्चन जो मैंने को बताया। मरमरा सागर किसको जोड़ता है, जस्ट अभी मैंने बताया काला सागर, यहाँ पर काला सागर है, यहाँ पे छोटा सा एजियन सागर है, सॉरी मरमरा सागर है, और यहाँ पर एजियन सागर है। तो मरमरा सागर ही काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एजियन सागर को काला सागर के साथ में जोड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। तो सरीसृप कहाँ पर नहीं पाए जाएंगे, सरीसृप को कैसी जगह चाहिए, आर्द्र उष्ण और जहाँ पर वर्षा आदि हो तो उस ऐसी जगह पर चाहिए। अंटार्कटिका ऐसी जगह है जहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, तो वहाँ पर सरीसृप सांप आदि कहाँ पाए जाएंगे वहाँ पर, तो अंटार्कटिका इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरुग्वे, अर्जेंटीना तथा ब्राज़ील के मध्य में कौन सीमा बनाता है, ठीक है। तो ये जो है इसकी भी जो सीमा बनाता है ये उरुग्वे नदी सीमा बनाती है, ठीक है। उरुग्वे नदी सीमा बनाती है। मैं आपको मैप पे देखता हूँ और एक आपको नई चीज़ भी यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। मैं अब दक्षिण अमेरिका के नक्शे पे आ गया हूँ।
और यहाँ पर मैं लेके जाना चाहता हूँ आपको ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना की सीमा पर। ठीक हो गया। अगर ये जो पीला क्षेत्र जो देख रहे हैं आप, पीला क्षेत्र ब्राज़ील का है, ये पराग्वे है लाइट ग्रीन में, उरुग्वे ये आपको दिख रहा होगा, और ये अर्जेंटीना। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं वो इंपॉर्टेंट ये है कि पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को झलक लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि पराग्वे, अर्जेंटीना, ठीक है, और ब्राज़ील की सीमा कौन बनाता है, तो उरुग्वे नदी है। उरुग्वे नदी यहाँ बहती है इस प्रकार से, उरुग्वे नदी इस प्रकार से बहती है और यहाँ पर गिर जाती है आपके अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो यहाँ पर खाली एक उरुग्वे नदी नहीं गिरती है, यहाँ पर 3 नदियों का समूह है। ठीक है, तो हमारा पहले तो आंसर आ गया उरुग्वे नदी जो सीमा बनाता है, ये तो चलो आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं 3 चीज़ आपको नहीं बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर 3 नदियों का समूह है। ठीक है, वो 3 नदियाँ कौन सी है? एक तो नदी है, नदी का नाम है पलाया नदी, जो लगभग लगभग यहाँ से निकलती है, यहाँ से आती है और इधर बह जाती है। एक है पराग्वे नदी, ठीक है, और एक है उरुग्वे नदी। ठीक है, ये 3 नदियों को पप्पू नदी कहा जाता है। PPU याद करने के लिए, P से पलाया, P से पराग्वे, U से उरुग्वे, पप्पू नदी। ठीक है, ये पप्पू नदी जाके यहाँ पर आपके मुहाना बनाती है इधर पर। ठीक है, इसे बोला जाता है, इस मुहाने को बोला जाता है रियो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, रियो डी प्लाटा। यहाँ जगह नहीं है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। इस जो मुहाने को कहा जाता है रियो डी प्लाटा। ठीक है, ये बहुत एग्जाम पूछा जाता है कि ये तीनों नदियाँ किस जगह पे आकर मिलती हैं। तो रियो डी प्लाटा एक लैटिन भाषा में लिखा गया है कि प्लाटा की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर आके गिरती हैं। तो इस तरीके से आपको ये जानकारी भी समझ आ गई होगी। 3 नदियाँ PPU, पप्पू नदी। ठीक है, PPU, पलाया, पराग्वे, उरुग्वे, इन तीनों नदी गिरती हैं यहाँ मुहाने पे रियो डी प्लाटा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती है? तो इनमें जो ओब नदी है, यनिसी है, यासिन, ये सारी काला सागर में गिरती है, लेकिन जो डॉन नदी है ये काला सागर में नहीं गिरती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन 2 देशों के बीच में है? ठीक है, तो विश्व की सबसे जो लंबी सीमा है, एक आपने सुना होगा 49 डिग्री। ठीक है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम सुना होगा, वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री बनाता है और यही सबसे लंबी स्थलीय सीमा हो जाती है। यहाँ पर जो मैंने रेड मार्क से लाइन खींच रखी है, इसी को 49 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। यही विश्व की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा कनाडा और USA के बीच सीमा बनाती है। तो आपके 2 चीज़ें क्लियर होगी, एक तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा और एक कौन सी डिग्री, कौन सी अक्षांश रेखा इनको अलग करती है, तो ये 49 डिग्री। ओके, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु केप अगुलास है। एक आपने सुना केप ऑफ गुड होप, जिसको आसान ट्रिप भी कहते हैं, वो नहीं है, केप अगुलास है इसका दक्षिणतम बिंदु। ठीक हो गया। अगर हम अफ्रीका के नज़र पर डालें और लास्ट में हम जब नीचे तरफ जाते हैं तो, और थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो लगभग लगभग केप जो अगुलास है वो यहाँ पड़ता है, यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु अफ्रीका का केप अगुलास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वींसलैंड किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, एक बहुत अच्छा शहर है जहाँ पर आपने मैच वगैरह भी सुना होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 109 है, एशिया की निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? तो इनमें जो है आमूर नदी है, वो आप जानते होंगे रूस और चीन का जो बिल्कुल पूर्वी बॉर्डर बनाती है। ठीक है, एक पूर्वी बॉर्डर रूस और चीन का बनाती है आमूर नदी। ओब नदी पूरी तरह रूस में बहती है, जो उत्तर की तरफ बहती है। लीना नदी भी आपकी रूस की नदी है, ये भी उत्तर की तरफ बहती है। लेकिन जो साल्विन नदी है वो तिब्बत से निकलते हुए, ठीक है, म्यांमार होते हुए सीधा अंडमान सागर में गिर जाती है। इसको थोड़ा साल्विन नदी को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं साल्विन नदी की बात कर रहा था। जो साल्विन नदी है वो लगभग लगभग तिब्बत से निकलते हुए, ठीक है, थाईलैंड होते हुए और यहाँ पर अंडमान सागर में जाके गिर जाती है। तो साल्विन नदी की जो दिशा है ये दक्षिण की तरफ दिशा हो जाएगी। तो यही मैं क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग बताना चाह रहा था कि साल्विन नदी दक्षिण की ओर बहती है, बाकी सब उत्तर की ओर बहती है। ओके, निम्नलिखित में किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? अगला क्वेश्चन है। तो इनमें जो अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीसिया, ठीक है, ये तीनों देशों की सीमा जो आपकी भूमध्य सागर से मिलती है, इनको मैट देश भी कहा जाता है। ठीक है, मैट बोला जाता है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, इन सब की सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। लेकिन 4 ना, एक आपका जो है स्थलबद्ध देश है, इसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है।
अगर आप इस मैप को देख पा रहे होंगे तो ये भूमध्य सागर हो गया, ठीक है, ये भूमध्य सागर हो गया, और ये मोरक्को जिसकी सीमा भूमध्य सागर से मिलती है, बिल्कुल ठीक है। अल्जीरिया, इसकी सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। ट्यूनीशिया बोला था, ट्यूनीशिया ये छोटा सा ग्रीन में, इसकी सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। लेकिन जो चाड है, जिसको मैंने बोला था कि स्थलबद्ध देश है, चाड ये रहा ग्रीन में, इसकी सीमा कहीं से भी भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्लियर निकल के आ गया कि चाड की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डोबर जल संधि किसको जोड़ती है? तो डोबर जल संधि जो है ये इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है, ठीक है। तो इस जो डोबर जल संधि को भी देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है। अगर आप विश्व के मैप पर नज़र दौड़ाएं और हम लगभग इंग्लैंड के पास में पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इंग्लैंड के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। तो इंग्लैंड के इस दिशा में नॉर्थ सी हो गया, ओके, नॉर्थ सी हो गया, और ये जो चैनल है ये वाला, ये चैनल है आपका इंग्लिश चैनल, ठीक है। इन दोनों को जो जल संधि जोड़ती है इसे डोबर जल संधि कहते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश चैनल, ये उत्तर सागर, तो इंग्लिश चैनल उत्तर सागर जोड़ने में जल संधि हो जाएगी आपकी डोबर जल संधि। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंटार्कटिक में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वह है। देखिए आपको चार चीज़ें याद रखनी है यहाँ पर। एक आपको रखना है, अंटार्कटिका में हमारे कितने शोध सेंटर हैं? ये शोध सेंटर बेसिकली पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, पहले चीज़ तो याद रखिए। अंटार्कटिका में 3 है, इनको याद रखने का तरीका गंभा, ठीक है, गंभा, ठीक है, ओके। गौ से गंगोत्री, गौ से गंगोत्री, ठीक है, मौ से मैत्री, मौ से मैत्री, और भौ से भारती। इस चीज़ को आप याद रखना है। तो अंटार्कटिका में 3, गंगा, गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये हमारे 3 शोध सेंटर हैं, ठीक है। वैज्ञानिक यहाँ जाते हैं, अपना शोध कार्य कंप्लीट करते हैं। तो ये तीसरा जो होगा, यहाँ से तो हमारा उत्तर निकल के आ गया भारती, ओके। अच्छा, अब एक आपको याद रखना है, जो हमारा आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है इस बात में। अंटार्कटिका में 3 आपको बता दिया मैंने, गंगा, गंगोत्री, मैत्री और भारती, ओके। जो हमारा आर्कटिक में है वहाँ पर एकमात्र है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, इसको आपको याद रख के चलना है, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री, ओके। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय, नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं? देखिए इस क्वेश्चन में आपको पूरी तरह से कंफ्यूज करने का प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज करने का कार्यक्रम कौन करता है? तो देखिए किस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये आया हुआ है यूपीएससी 2011 में, ये कंफ्यूज करने का काम है। आपको पता है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में मलक्का जल संधि है, आप बिल्कुल जानते हैं, जो इसको अधिक गहरा बनाकर आप किया जा सकता है काम। और जो सियाम की खाड़ी है ना, सियाम की खाड़ी को, थाईलैंड की खाड़ी को ही सियाम की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सियाम की खाड़ी अंडमान सागर के बीच में भू जल संधि के पार नई नहर खोदकर, बिल्कुल दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब हम मैप के थ्रू समझेंगे ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, आपको मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में। अब अगर जैसे हम मैप पे देखें तो हमारे प्यारे भारत को आप आराम से देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसको मैंने और जूम कर दिया, ठीक है। तो अब ये देखिए, पहला जो ऑप्शन बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि जो हमारे मलक्का जल संधि है, मलक्का जल संधि, देखिए मलक्का जल संधि यहाँ पर है आपका, ठीक है, ये मलक्का जल संधि है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में जो जल संधि है मलक्का जल संधि है, ठीक है। तो कहना चाह रहा है भारत और पूर्वी एशिया के बीच में, भारत और पूर्वी एशिया के बीच में नौ बहन को कैसे अच्छा बनाया जाए, ठीक है। तो नौ बहन बनाने के लिए मलक्का जल संधि को और गहरा कर दीजिए, ठीक है, पहला चीज़ तो ये है। अब मलक्का जल संधि किसके डिस्पोजल पर है? मलेशिया और सिंगापुर के बीच में पड़ती है, ठीक है। तो मलेशिया और सिंगापुर उसको गहरा करें तो भारत के साथ संबंध तो अच्छे हैं, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। दूसरा ये कहना चाह रहा है कि ये है हमारा अंडमान सागर, ये है अंडमान सागर, ठीक है, और ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड या गल्फ ऑफ सियाम, जिसको गल्फ ऑफ सियाम कह रहा है यूपीएससी, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये वाला, इसको काट कर यहाँ पे नहर बना दी जाए तो और भी सुगम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बना दीजिए नहर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके दोनों के दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो ठीक है, तो इसके दोनों के दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, तो मैं इसको ऑप्शन सी टिक क्लिक कर दे रहा हूँ। अब हम बढ़ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म अरल सागर के किनारे पर है? तो अरल सागर से सीमा बनाने वाले कौन से 2 देश हैं?
तो देखिए अरल सागर वर्तमान में सूख चुका है, बिल्कुल सूख चुका है, अब उसमें बिल्कुल पानी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो अरल सागर और किस देश की सीमा पर स्थित है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। आपको आपको पता ही है, मैं हर चीज़ आपको मैप के जरिए दिखाने का प्रयास करता हूँ। अब आप जब देखेंगे ना, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, कजाकिस्तान और मैं लेके जा रहा हूँ उज्बेकिस्तान पर। पहले ये देखिए यहाँ पर आ गए। अब आप यहाँ पे कजाकिस्तान देख पा रहे होंगे और उज्बेकिस्तान देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इसकी सीमा पर ये जो सागर दिख रहा है, ठीक है, ये सागर है अरल सागर। तो किन दोस्तों की सीमा पर? अरल सागर पे, ठीक है। तो ये अरल सागर पर अगर एग्जाम में पूछता है, कैस्पियन सागर पूछता है, किस किस से सीमा लगता है, तो ये सारे आपको एग्जाम में ध्यान से लेकर चलना होता है। ओके, तो उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि हर चीज़ आपको मैप के जरिए पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करके चलूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो जो थार मरुस्थल है, भारत और पाकिस्तान की सीमा साझा करता है थार मरुस्थल, वो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, ठीक है। और थार मरुस्थल को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। नाम से आपको समझ रखा लग रहा होगा, चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्न में कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखिए जो पंपाज है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, ठीक है, ये शीतोष्ण घास का मैदान है। वेल्ड, ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है। डाउन्स, ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन जो सवाना घास के मैदान है ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो जाएंगे, तो सवाना शीतोष्ण घास का मैदान नहीं होगा। ओके, और ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? अभी इसमें आप 4 देश लेके चल रहे हो, मैं आपको यहाँ पर लगभग 10 देश बताना चाहता हूँ, चाहे कहीं से भी पूछ ले, ठीक है। विश्व के सर्वाधिक बड़े देश, सबसे पहले सबसे बड़ा देश आ जाएगा रूस, ठीक, आप लिख लीजिए, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन कोई बात नहीं। रूस, सेकंड पे कनाडा, राइटिंग थोड़ी ऐसी है बिना पेन के, और फिर उसके बाद यूएसए, ठीक, चौथे नंबर पे चाइना, ठीक है, पांचवें नंबर पे ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील BR शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पे हमारा भारत, ठीक, उसके बाद अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, और उसके बाद कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान के बाद अल्जीरिया। अब आपको मैंने 10 देश बता दिए, अब कहीं से भी एग्जाम में पूछ ले। अब एक्चुअली एग्जाम में आपको भी नहीं पूछेगा कि विश्व का सबसे क्षेत्रफल का बड़ा देश कौन सा है, ठीक है, भारत का स्थान 7वां आता है या कौन सा आता है, तो ठीक है, 4 तो आपको याद रखने लगने। आप कोशिश करिए कि आप अल्जीरिया तक याद करके चलिए, कहीं से पूछ ले। अब जरूरी नहीं कि वो लगातार लाइन से ही बड़े देश पूछे, बीच में से उठा सकता है कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत और कजाकिस्तान में इनमें कौन सा बड़ा है, या इनको क्रमबद्ध सुझाइए। तो आपको ये सारे के सारे पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे विश्व के महाद्वीपीय भूगोल से संबंधित सारे प्रश्न, और लास्ट में आपको देख रहे होंगे, आप पूरी उत्तरमाला भी आपके सामने सेट कर रखी है, ठीक है। अच्छा, इसका मैं आंसर बताना भूल गया था, तो 117 का आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सी। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा सीरीज अच्छी लगी, क्योंकि 6 पार्ट में इसको हमने समाप्त किया था, क्योंकि मैं इसलिए धीरे धीरे लेकर चल रहा था, क्योंकि मैप में आपको अगर मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को दिखा देता हूँ तो आपको स्मृति में वो चिन्हित हो जाता है। तो ठीक है, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।